बंगाल। मैंने कल बताया था कि अगर ममता बनर्जी हाई कोर्ट में उसी रुख के साथ गई जिसके साथ वो सीबीआई कोर्ट गई थी, तो ये संभव है कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो जाए और ममता बनर्जी जेल चली जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के काम में बाधा पहुंचाने में। ममता बनर्जी ने आज वो जगलरी दिखाई नहीं कि वो हाई कोर्ट में भी उसी तरीके से जाती जैसे वो सीबीआई कोर्ट को कल खोलकर चारों ओर से घेर कर बैठी थी। लेकिन हाई कोर्ट में ममता बनर्जी तो नहीं गई, उनके लॉ मिनिस्टर भी नहीं गए, वो केवल सीबीआई की लोकल कोर्ट को ही प्रेशर में लेते रहे और बेल लेकर भी चले आए थे। हम सबको याद ही होगा कि परसों जब ये पूरी घटना हुई थी तो उस समय ममता बनर्जी और उनके मिनिस्टर कुछ समर्थकों के साथ निज़ाम पैलेस सीबीआई के दफ्तर में बैठ गए थे और चारों ओर से घेर लिया था, जबकि लॉ मिनिस्टर अंदर भी गए और ममता बनर्जी बाहर से बैठी थी और ये आह्वान कर दिया ममता बनर्जी ने कि हमको भी गिरफ्तार करो, अगर हमारे मंत्रियों को गिरफ्तार करते हो तो हमको भी गिरफ्तार करो और हमको भी जेल भेजो। सीबीआई कोर्ट ने उन 4 मिनिस्टर्स एमएलएस की वो जमानत दे दी थी। उस जमानत के खिलाफ सीबीआई हाई कोर्ट गई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में रात में 10:30 बजे के लगभग हाई कोर्ट ने वो बेल डिसमिस करते हुए उन चारों लोगों को जेल भेज दिया। हालांकि दूसरी प्ली ये ले ली, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ही जेल में लेकर जाना था, दूसरी प्ली ये ले ली स्टेट गवर्नमेंट ने कि उनमें से कुछ बीमार हैं तो उनको जेल भेजने के बजाय हॉस्पिटल भेज दिया गया। हॉस्पिटल में वो लोग रुक गए और आज उसकी हियरिंग थी। मैं कह रहा था कि अगर ममता बनर्जी वही रुख पर आती हैं जैसे उन्होंने सीबीआई कोर्ट में किया है तो आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके खिलाफ लगेगा और उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन सौभाग्य उनका था कि वो आज नहीं गई, या सद्बुद्धि भगवान ने दी होगी। खैर, लेकिन सीबीआई कोर्ट में जो बहस हुई, आप जानते ही हैं, सीबीआई के वकील के रूप में तो केंद्र सरकार का एडवोकेट जनरल या वो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोई प्रेजेंट होगा। तो तुषार मेहता जी ऑनलाइन हियरिंग में प्रेजेंट हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने। ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने आज प्रेजेंट होते ही सबसे पहले उन्होंने आर्गूमेंट जहां से शुरू किया, उन्होंने कहा कि साहब ये इस मामले में ममता बनर्जी के जो 4 मिनिस्टर्स हैं इनकी बेल डिसमिस की जाए, इनको जेल भेजा जाए। सीबीआई ने एक और एप्लीकेशन लगाई, सेक्शन 407 ऑफ सीआरपीसी की धारा 407 की एप्लीकेशन, जो एक बड़ी विशेष टाइप की एप्लीकेशन होती है, उसकी जो एप्लीकेशन लगाई उस मामले पर हम चर्चा करें उससे पहले हम आर्गुमेंट्स की बात करते हैं कि सीबीआई को घेरने के मामले में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने क्या कहा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुझे बता दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, क्या देश लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा या फिर देश धरने प्रदर्शनों से चलेगा। ममता बनर्जी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी एज यूजुअल प्रेजेंट हुए। अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि साहब वो समर्थकों के साथ वहाँ चलेगी तो कौन सा बड़ा काम हो गया, कौन सी बड़ी वहाँ आफत आ गई, ये तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और उनको चाहने वाले हैं, उनको चाहते हैं, इसलिए वहाँ चले गए। और अभी चीफ जस्टिस ने उनको तुरंत तड़ाक से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे बता दीजिए कि आपने चारों ओर से सीबीआई दफ्तर घेर के रखा था, आपके समर्थक वहाँ पर थे, आपका लॉ मिनिस्टर वहाँ पर खड़ा हुआ था, और ऐसी परिस्थिति में जब ममता बनर्जी खुद ये कह रही हों कि मुझे भी गिरफ्तार करो, तो ऐसे समय पर क्या कोर्ट ने मेरिट के आधार पर बेल दी या फिर कोर्ट ने बेल भीड़ के आधार पर दी कि सीबीआई के दफ्तर को बचाना है, नहीं तो वहां दंगा हो सकता है, सीबीआई के अधिकारियों के प्राण खतरे में आ सकते हैं और समस्याएं सीबीआई को ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसका जवाब देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये कहते रहे कि ममता बनर्जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कहीं भी जाने का अधिकार है, लॉ मिनिस्टर हैं, इसलिए उनको कहीं भी जाने का अधिकार है। और अनलॉफुल अरेस्ट, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अनलॉफुल अरेस्ट के खिलाफ किसी को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार है।
ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूछा कि जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया, चार्जशीट के साथ गिरफ्तार किया, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये अनलॉफुल कैसे हो गया, और अगर ये किसी भी प्रकार से गिरफ्तारी कुछ भी गड़बड़ आपको लगती है तो फिर आप कोर्ट को घेरेंगे या उसके सामने आर्गूमेंट करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था आर्गूमेंट तो अंदर चल रहा था, वो तो बाहर बैठे कुछ धरने प्रदर्शन कर रहे थे। कोर्ट ने कहा क्या डेमोक्रेसी में कोर्ट के सामने, कोर्ट के परिसर के अंदर, कोर्ट के चारों ओर जहां पर सीबीआई की कोर्ट बनी हो वहां पर क्या धरने प्रदर्शन करने का अधिकार दिया जा सकता है? क्या हमारी कोर्ट में जिस समय हम मुकदमा सुन रहे हों वहां भीड़ तंत्र अनुमति दी जा सकती है? बाहर कोर्ट के बाहर क्या अनुमति दी जा सकती है कि कुछ लोग वहां बैठकर नारेबाजी करें, कोर्ट को प्रेशर में लें, कोर्ट के खिलाफ कार्रवाइयां करें? इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने वो लताड़ लगाई ममता बनर्जी की, और उन्होंने साथ में आर्गूमेंट होते समय जो कुछ लीगल न्यूज़ चैनल्स ने बताया कि क्यों ना ममता की भी गिरफ्तारी हो जाए। ममता की गिरफ्तारी के विषय में मैं कल ही बता चुका था कि अगर वो किसी भी प्रकार से हिंड्रेंस पैदा करती हैं हाई कोर्ट के काम में तो फिर वो मुकदमा एक तरफ चला जाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तरफ चला जाएगा। इसके अलावा सीबीआई ने इस कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई। उस एप्लीकेशन में सीबीआई ने आग्रह किया कि साहब ये मुकदमा जो है वो हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हालांकि मैं इस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र तो मुझे लगता है कि एक लीगल व्यू किया होगा कि हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और हाई कोर्ट में ही सुरक्षित कार्रवाई हो सकती है, हाई कोर्ट में ही सुरक्षित सुनवाई हो सकती है और हाई कोर्ट इस मामले को सुने और मामला फाइनल हाई कोर्ट ही करे सीबीआई कोर्ट के बजाय। मेरा मानना ये था कि उसमें आर्गूमेंट एक और होना चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि पूरे के पूरे मैटर को ही पश्चिम बंगाल से दूसरे प्रदेश में शिफ्ट कर दिया जाए। पश्चिम बंगाल से दूसरे प्रदेश में शिफ्ट करने का मतलब आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस तरह का ऑर्डर करे कि वो एक राज्य से ही मुकदमा दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दे। आपको याद है कि गोधरा वाले मामले में या जो बेकरी का मामला गुजरात का था, गुजरात के दंगों का मामला था, उसमें जब बहुत आर्गूमेंट हुए थे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस मुंबई ट्रांसफ़र कर दिए थे। आपको ये भी याद होगा कि कठुआ के कांड में, जिसमें उस समय की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, वो भी ममता बनर्जी की ही नामारासी हैं, महबूबा मुफ्ती ने गलत तरीके से रेप केस में हिंदुओं को, ब्राह्मणों को फंसा दिया था, जबकि उनमें से बहुत बड़ी संख्या जिनके नाम थे उनके कुछ लोग उस समय मेरठ में मौजूद थे। इसके एविडेंसेस मिले, लेकिन बाद में जब वहाँ बहुत कुछ खुला तो ऐसे मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ केस को वहाँ से ट्रांसफ़र करते हुए पंजाब में उसको ट्रांसफ़र कर दिया था और पंजाब की कोर्ट में कहा था कि इसकी ट्रायल पंजाब की कोर्ट में चलेगी। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर उसका मैटर चलेगा तो ये संभव है कि महबूबा मुफ्ती अपने हिसाब से कोर्ट के ऊपर प्रभाव बनाएं और दूसरा ये संभव है कि वो वहाँ एविडेंसेस को डिस्ट्रॉट करें, वहाँ जो गवाह हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाएं और उनको उनका काम करने से रोकें। इसलिए मुझे लगता है कि 407 की एप्लीकेशन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में डाली गई है, उस एप्लीकेशन के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन जानी चाहिए कि पूरा का पूरा मामला बंगाल से शिफ्ट करके भले ही बगल के किसी प्रदेश में, चाहे वो असम ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर वो बिहार ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उड़ीसा ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ ऐसे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ की सरकार का ना हो। क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, कोर्ट ने उस पर बड़ी भारी टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रदेश का काम है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में प्रदेश खुद अगर कोर्ट के काम में बाधा पहुंचाएगा, कोर्ट के चारों ओर बैठेगा, धरने प्रदर्शन करेगा, तो कैसे लॉ एंड जस्टिस हो पाएगी? ऐसे कभी भी लॉ एंड जस्टिस नहीं हो सकती, ऐसे कभी भी न्याय नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि ममता बनर्जी जो लगातार डॉक्टर अंबेडकर के विषय में कहती रहती हैं, डॉक्टर अंबेडकर भीम और मीम का भी फार्मूला लेकर आती हैं,
ममता बनर्जी को डॉक्टर अंबेडकर का 25 नवंबर सन 1949 का पार्लियामेंट में दिया गया स्टेटमेंट याद करना चाहिए। ममता बनर्जी के डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर सन 1949 को ऑनरेबल पार्लियामेंट में, या उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहते थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में स्टेटमेंट दिया था कि अब हमने लीगल सिस्टम स्टैब्लिश कर लिया है, भारत स्वतंत्र हो चुका है, अब हमने अपने लिए ही सरकार बनाई है, हमारी सरकार हमारे लिए हमारे द्वारा बनी है, तो हमने जो लीगल सिस्टम अब इस्टेब्लिश किया है, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उस लीगल सिस्टम के तहत ही उसको जाना चाहिए, ना कि उसको धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा सत्याग्रह का भी अब स्वतंत्र भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी डॉक्टर अंबेडकर के स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इस मामले में भी जब सीबीआई कोर्ट में चारों ओर से घेरा गया हो और उसको सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया कि वो बेल दे दे, अदरवाइज बहुत कुछ गलत हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में इसको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बहुत सारी बहसें हमारे यहाँ होती हैं, उन बहसों में ये माना गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट, चूँकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए कंटेम्प्ट केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होता है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के काम में अगर बाधा पहुंचाई जाती है तो ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया जा सकता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े जजमेंट में, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का मामला था, उस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश के किसी भी कोर्ट का में अगर अवहेलना होती है, अगर अवमानना होती है और अगर कंटेम्प्ट होता है तो ये माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है और सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकता है। जिस राज्य का मामला है उस राज्य में हाई कोर्ट के मातहत वो कोर्ट आते हैं और हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर वो कोर्ट काम करते हैं, हाई कोर्ट के लिए ही वो कोर्ट काम करते हैं, इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चला सकता है। मैं आपको याद दिला दूं, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन का मामला जो था वो बड़ा विचित्र टाइप का था। गुजरात में एक सीजीएम लेवल के अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के बाद उनको रात भर जेल में रखा, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, उनके खिलाफ चार्जशीट बनाई और सुबह जैसे 24 घंटे के अंदर अदालत में प्रस्तुत करवाना होता है, सुबह उन्हीं की अदालत में, सीजीएम की अदालत में उनको प्रस्तुत कराया गया। चूँकि सीजीएम साहब तो गिरफ्तार ही थे, मतलब जुडिशियल अफसर तो गिरफ्तार ही थे, इसलिए अदालत में दूसरे ऑफिसर ने जब उनको देखा कि ये तो हमारे ही कोर्ट के ऑफिसर हैं, तो फिर वो मामला संज्ञान में आया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ने उनको उनके खिलाफ उनके मामले में कुछ जो भी संज्ञान लिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन ने केस डाला और ये कहा कि भाई जुडिशियल अफसर्स को अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, स्टेट गवर्नमेंट अगर उनको गिरफ्तार कर लेगी, स्टेट गवर्नमेंट अगर अपनी मनमानी करेगी तो कैसे न्याय मिलेगा। उस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गूमेंट उस समय भी गुजरात की राज्य सरकार ने दिया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का होता है और ये मामला नीचे लोअर कोर्ट के जज का है, इसलिए इसको कंटेम्प्ट में नहीं लिया जा सकता। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, कि देश के किसी भी जज की अगर इंसल्ट होती है, किसी भी कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, तो उसके कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चलाई जा सकती है, क्योंकि वो सारे कोर्ट हमारे ही मातहत कोर्ट आने वाले हैं, इसलिए वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का भी कंटेम्प्ट माना जा सकता है। फिर उस पर गाइडलाइंस इशू की थी कि जजेस के लिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ उस विषय, वो यहाँ पर विषय नहीं है, लेकिन विषय ये है कि सीबीआई की कोर्ट को अगर चारों ओर से घेरा गया, लॉ मिनिस्टर ने हिंड्रेंस पैदा की, ममता बनर्जी वहाँ पर कह रही थी या तो इनको छोड़ दो या हमें भी जेल में भेज दो, और समर्थकों के साथ वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रही थी, वहाँ नारेबाजी हो रही थी, तो ये प्रोसीडिंग भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए एलिजिबल है। अब बात यहाँ पर आती है कि सीबीआई को यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक एप्लीकेशन कोर्ट में डालनी चाहिए। सेक्शन 407 की जो एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की डाली है उसके साथ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग डालनी चाहिए कि सीबीआई कोर्ट का कंटेम्प्ट किया गया और सीबीआई कोर्ट को चारों ओर से घेरा गया, इसीलिए सीबीआई कोर्ट के पास बेल देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कैसे एक्यूज्ड को ले जाते जेल,
कैसे जज साहब वहाँ से निकलते, कैसे वहाँ से सीबीआई वाले निकलते, ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होने वाली थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर स्वयं वहाँ बैठी थी, और जहाँ पर चीफ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर दोनों बैठे हों वहाँ पुलिस से सहायता कैसे ली जा सकती है, पुलिस का प्रोटेक्शन कैसे लिया जा सकता है। इस बात को लेकर मुझे लगता है कि सीबीआई को भी इस मामले को हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट का केस एक डालना चाहिए था, या फिर हाई कोर्ट ने जो एक बात कही कि लेट अस गिव दिस ऑप्शन टू द CBI court that the CBI judges will make a declaration whether there was the pressure or not, कि उनके ऊपर प्रेशर था कि नहीं था, उनको चारों ओर से घेर कर क्या वो महसूस कर रहे थे उस समय जिस समय चारों ओर से सीबीआई कोर्ट को घेरा गया था। ऐसी परिस्थिति में जब कोर्ट ने ये कहा तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा फिर तो मामला बहुत लंबा टलने वाला है और एक्यूज्ड अभी जेल में है, आप एक्यूज्ड को इंतरिम जमानत दे दीजिए, फिर आगे इस पर सुनेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंतरिम जमानत देने से मना कर दिया, और मना करने के साथ साथ ये बात डिसाइड करने के लिए कल की तारीख डाली, यानी कि कल फिर से हेयरिंग होगी। सुबह 11:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक हेयरिंग हाई कोर्ट में चली इसी विषय पर, और फिर वो कल के लिए टाल देगी कि इसको कल डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 407 की एप्लीकेशन के साथ एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन ज़रूर डालनी चाहिए, और अगर सीबीआई के जज साहब में ज़रा सा भी उनको लगता है कि ये मामला कुछ गंभीर हो चुका है तो उनको ये कह देना चाहिए कि ये मेरे ऊपर प्रेशर था, क्योंकि मेरिट पर अगर बेल दी गई है तो भी कोर्ट अब मेरिट देखने वाला है, और अगर ये मामला प्रेशर का है तो वो जो जजमेंट लिखा होगा, जो ऑर्डर लिखा होगा, वो ऑर्डर खुद स्वयं में बता देगा कि मामला क्या था, किन परिस्थितियों में बेल दी गई, और पर बेल की पूरी कार्रवाई की गई या नहीं की गई, या फिर सिर्फ प्रेशर में सारा बेल का खेल हुआ। ये सब जो एनामली है, ये मुझे लगता है ये एनामली खुद में एक ख़तरनाक एनामली है। राज्य सरकारों को चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर का अगर उनको लड़ना है तो वो कोर्ट के अंदर लड़ें, वो जो मेथड है कोर्ट में लड़ने का उस मेथड से लड़ें, ना कि बाहर धरना प्रदर्शन करके। अब ऐसे मामलों में अगर राज्य सरकार कोई चार्जशीट लगाती है, राज्य सरकार कोई मुकदमा लगाती है, और अपोजिशन पार्टी कोर्ट को घेरना शुरू कर दें, पुलिस को घेरना शुरू कर दें, पुलिस जहां पर मुकदमा लेकर जा रही हो उसको घेरना शुरू कर दें, पुलिस किसी गिरफ्तारी कर रही हो तो पुलिस को चारों ओर से कवर करना शुरू कर दे, तो आप सोचते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देश में क्या होने वाली है। शुक्र है कि केंद्र में ऐसी सरकार बैठी हुई है जो कानून व्यवस्था में विश्वास करती है, ना कि कानून तोड़ने में, इसलिए उन्होंने वो रिलेटिव एक्टिविटी नहीं की, अन्यथा मामला बहुत बिगड़ सकता है। वैसे ही बिगड़ सकता है जैसे कि कोई अधिकारी या मैं कहूँ चोर के हाथ में चाबी दे देने वाली बात आ जाएगी कि उनके हाथ में ममता बनर्जी, जो खुद में आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए, तो उनके हाथ में जो चाबी चली गई है उससे समस्याएं देश के लिए बढ़ने वाली हैं। मुझे लगता है कि इन सभी मामलों को देश को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए और आगे का निर्णय करना चाहिए कि हमारा देश कैसा चले और कानून की व्यवस्था कैसी हो। अगर कानून के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, कानून अच्छा है, खराब है, या कानून संपूर्ण है, संपूर्ण नहीं है, ये बहुत सारे विषय हो सकते हैं, लेकिन जो है उसको मानना पड़ेगा, उसको मानकर उसको सुधारने के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि वो गलत है, लेकिन उसका विरोध या उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप आज आपके फेवर में नहीं है और आप उसका उल्लंघन करते हैं तो कल किसी और के फेवर में नहीं होगा, वो उसका उल्लंघन करना शुरू करेगा। और अगर हमने कानून, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन देश में करना शुरू किया तो फिर देश चलेगा कैसे, देश में शांति कैसे बहाल होगी, देश की प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, और देश में गृह युद्ध में ले जाने से कैसे बचाया जाएगा। मुझे लगता है कि आज की प्रोसीडिंग इतनी हुई, आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कल की प्रोसीडिंग पर फिर से इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।